ये रिकॉर्डिंग कल के लेक्चर का नेक्स्ट पार्ट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे अभी टाइम नहीं है, तो मैं ये रिकॉर्डिंग लेक्चर आपको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। जो भी आपकी क्वेरी रहेगी तो आप कमेंट सेक्शन के हमें बताएं। मैं आपकी जो भी क्वेश्चन की क्वेरी होगी मैं उनको करूँगा। आज हम समझने वाले हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट और भी चीज़ों के बारे में एक करके हम समझेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ पदार्थों के लिए अलग-अलग लेयर की परमेबल तथा कुछ पदार्थों के लिए इम्परमेबल होती है ना? कुछ क्या रहती है, परमेबल रहती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और कुछ के लिए इम्परमेबल होती है। इसीलिए हम इसको सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। मैटर या पदार्थ की बात करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्रॉस होते हैं तो ये दो तरीके से हो सकते हैं। एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है और दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे मैं पहले भी कभी बता चुका हूँगा कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती, यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट फिजिकली, जैसे डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस ट्रांसपोर्ट है ना। ये ऑस्मोसिस ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है। जैसे डिफ्यूजन के केस में बताया था कि अगर मान लो मॉलिक्यूल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन एरिया से अगर लोअर कॉन्सेंट्रेशन एरिया की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। और ये एक पैसिव या निष्क्रिय प्रोसेस है, क्योंकि एटीपी के रूप में कोई एनर्जी खर्च नहीं लगती है, कोई भी एनर्जी इसमें खर्च नहीं होती। यानी जब विभिन्न प्रकार के आयन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा एक सांद्रता के स्थान से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ है, परंतु ये मूवमेंट केमिकल या विद्युत ग्रेडियंट पर निर्भर होती है। इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे परासरण या विसरण। जैसे विसरण के केस में भी मैं बता दूं आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेपरेट रहते हैं। विसरण के केस में बताया, या डिफ्यूजन के केस में तो मैंने ये बताया कि हायर मॉलिक्यूल्स का यहाँ पर ग्रेडियंट हायर है और ये लोअर की तरफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, ये सारी चीजें। जब में क्या रहता है, अगर हम सॉल्यूशन भर देते हैं और दोनों की जो कॉन्सेंट्रेशन है अलग रहेगी, तो इस केस में रहता है कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन लेवल, लोअर से सॉल्यूट सॉल्वेंट या वो सॉरी विलेय विलायक के कण विलेय की ओर जाते हैं, यानी सॉल्यूशन की तरफ या विलयन की तरफ मूवमेंट करते हैं, है ना। जिसके कारण जहाँ पर सांद्रता अधिक होती है उसका लेवल बढ़ जाता है, तो यहाँ पर भी कोई एनर्जी खर्च नहीं होती। इसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन, वो ऑस्मोसिस कहते हैं, सॉरी, है ना। हम देख सकते हैं यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बहुत सारे हैं और यहाँ पर लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट कर जाते हैं। दोनों के केस में आप समझेंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के केस में अगर हम समझते हैं, जैसे मैंने आपको बताया सॉल्यूशन में दोनों चीजें होती हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन इसमें हाई रहेगा, बोले कि सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन इसमें कम रहेगा, है ना। तो अगर दोनों केस में सॉल्यूट के हाई कॉन्सेंट्रेशन लेवल से सॉल्वेंट के हाई कॉन्सेंट्रेशन लेवल से सॉल्वेंट के लोअर कॉन्सेंट या क्षेत्र की ओर या लेवल की ओर मूवमेंट करता है, जिसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस कहते हैं, है ना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के विपरीत दिशा में, मान लो यहाँ पर ऑलरेडी मॉलिक्यूल्स का हायर मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। यहाँ पर लेवल क्या है, मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन हायर है और यहाँ पर लोअर है। अगर इधर से मॉलिक्यूल्स इधर की तरफ मूवमेंट, एनर्जी खर्च होती है। यानी कोशिका में पदार्थों को उन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विपरीत प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा प्रवेश ट्रांसपोर्ट द्वारा ही संभव हो पाता है। और तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिससे इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स या कोई भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, यहाँ पर कम है, जबकि ये कम वाले क्षेत्र से अधिक वाले क्षेत्र की ओर जा रहा है। तो ये ऐसे ही नहीं जाएगा, जिसमें एनर्जी खर्च होगी जब जाके
चीजें ऐसी हो पाएंगी, जिसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के केस में यहाँ पर बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। लोअर कॉन्सेंट्रेशन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन प्रवेश होता है, यानी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के विपरीत मूवमेंट करते हैं। इसमें एटीपी के रूप में एनर्जी की आवश्यकता होती है ना। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कैरियर प्रोटीन इसमें एक्टिव होती है ना, ये भी याद रखेंगे, कैरियर प्रोटीन इसमें एक्टिव रहती है, जो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं बाइंड करके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, कन्फॉर्मेशनल द्वारा इसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस जैसी क्रियाओं के विपरीत अधिक तेज होता है और अधिक तेज होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट पर वेरी लो टेम्परेचर, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और टॉक्सिक मटेरियल की उपस्थिति जैसे पदार्थों का विपरीत प्रभाव पड़ता है। ये भी चीजें आप याद रखेंगे। यहाँ पर कुछ डिफरेंस हैं और डिफरेंस बताने की जरूरत नहीं है, आप इनको पढ़ लेना, उसके पर्पस कहते हैं ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने आपको बताया था सेमी परमिएबल होती है, या जिसको हम सिलेक्टिव परमिएबल भी बोलते हैं। इसमें दो चीजें मौजूद रहती हैं, फास्फोलिपिड की बाइलेयर होती है और प्रोटीन मुख्य रूप से, है ना। अगर हम फास्फोलिपिड की बात कर रहे हैं तो इसमें भी दो चीजें हैं। एक तो हाइड्रोफिलिक हेड मिल जाता है, ये जो, और इसकी जो टेल है ये हाइड्रोफोबिक टेल रहती है ना। अगर हम इसमें कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, कोलेस्ट्रॉल क्या है, तो कोलेस्ट्रॉल जनरली स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी सीधे आते हैं कि कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन में क्या प्रोवाइड करते हैं, तो हम बता देंगे ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही हम देख रहे हैं इंटीग्रल प्रोटीन, जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखते हैं, 1 मिनट, ये अपने पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पर ये ऐसे मॉलिक्यूल्स रहते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर दो तीन हमने देखा कि एक तो पेरिफेरल प्रोटीन होती है और एक प्रोटीन ऐसी रहती है, इंटीग्रल प्रोटीन होती है या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती है। तो इंटीग्रल प्रोटीन पूरी तरह से फास्फोलिपिड में धंसे रहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। पेरिफेरल प्रोटीन, जस्ट मैंने आपको अभी डायग्राम बनाया था, पेरिफेरल प्रोटीन ऊपरी भाग पर अटैच रहती हैं, इनको हम और ये लूजली अटैच रहते हैं, सबसे बड़ी बात है लूजली अटैच रहते हैं। ग्लाइकोकैलेक्स मैंने उस दिन बताया था, ग्लाइकोकैलेक्स क्या होते हैं, सेल्स का आईडी कार्ड कहा जाता है, ग्लाइकोकैलेक्स को हम सेल्स का आईडी कार्ड कहते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है, तो वहाँ ये भी लाइन टू लाइन क्वेश्चन है, कैसा नेचर होता है। ये पूरी तरीके से ना तो तरल जैसी कंडीशन होती है, लेकिन पूरी तरह ये तरल नहीं होते, इसलिए हम इसको क्वासी फ्लूइड नेचर भी कहते हैं। अब हम यहाँ पर बता देंगे ये ग्लाइकोकैलिक्स के केस में भी क्या करते हैं, ये यूनिक कार्बोहाइड्रेट रिच बाहरी सेल पहचान के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जो सेल टू सेल रिकॉग्निशन और इम्यून रेस्पॉन्स जैसी प्रोसेस में इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं, ऐसा रहता है। ये मैं आपको बता ही चुका था, सोडियम पोटेशियम जो पंप होता है, यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप में सोडियम 3 सोडियम के मॉलिक्यूल्स को बाहर करता है और 2 मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इन होते हैं पोटेशियम के। तो आप यहाँ पर देखेंगे, ये देखो आप देख रहे हैं सोडियम पोटेशियम पंप में 3 सोडियम के मॉलिक्यूल्स आउट हो रहे हैं, यानी आउटर सेल में, जबकि यहाँ से जो पोटेशियम के 2 मॉलिक्यूल्स हैं वो इन हो रहे हैं इनर सेल में, है ना। तो ये चीजें भी याद रखेंगे, ये क्वेश्चन ऐसे ही आ जाते हैं, कुछ सिंपल क्वेश्चन ही हमसे गलत होते हैं, तो आप सब ये याद रखेंगे। लिपिड और प्रोटीन लेटरली मूवमेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर कई सारे तरीके के यहाँ पर मूवमेंट बताए हैं। जैसे एक मूवमेंट ये बताया है कि अगर आउट से इन हो रहा है तो इसको फ्लिपेज बोलते हैं, मतलब बाहर जा रहा है तो हम इसको फ्लोपेज बोलते हैं, और ये ऐसे चल रहे हैं तो हम इसको स्क्रैम्बलेज बोलते हैं, है ना। अगर मान लो ये ऐसे मूवमेंट कर लेते हैं ना, तो हम इसको लेटरल मूवमेंट कह देते। ये देखो जैसे हम लेटरल मूवमेंट, यहाँ का इधर चला गया, इधर का इधर, है ना, इधर का इधर,
ये लेटरल मूवमेंट में आ जाते हैं। ये फ्लिप फ्लॉप वाले मूवमेंट है जो मैंने अभी बताए, फ्लिपेज और फ्लोपेज नामक एंजाइम्स। ऐसे ही एक ये सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग, है ना। तो ये क्या होती है, ये एक टेक्निक्स है जो मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को मेजर करता है ना। ये फ्रेप मेजर मॉलिक्यूल्स मोबिलिटी को, है ना, मोबिलिटी को ये मेजर करते हैं फ्रेप टेक्निक्स। और इसका पूरा नाम होता है ये फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग, है ना। तो ये चीजें रहती हैं। जैसे यहाँ पर हमने फोटो ब्लीच करा तो कुछ समय बाद देखेंगे, ये देखो मॉलिक्यूल्स मिल गए हैं, तो पता चल जाता है कि मॉलिक्यूल्स मूवमेंट कैसे कर रहे हैं। फैसिलिटेट डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन पर यहाँ पर एनर्जी नहीं लगती है। एक्वापोरिन जो होते हैं ये वाटर चैनल होते हैं। फेगोसाइटोसिस में सेल, इसको सेल ईटिंग भी कहा जाता है, सॉलिड पार्टिकल्स को सेल इनगल्फ करती है, ठीक है। पिनोसाइटोसिस, इसको सेल ड्रिंकिंग कहा जाता है। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स लिक्विड फॉर्म में वेसिकल्स के रूप में इसको इन करती है। एक्सोसाइटोसिस, बाहर करने को हम एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। ऐसे ही है प्लाज्मोलाइसिस, अगर मान लो कोई सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई है और यानी सॉल्यूट बहुत ज़्यादा घुले हुए हैं, ऐसे में अगर हम कोई कोशिका रख देते हैं, कोई प्लांट सेल रख देते हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि प्लांट सेल्स का जो साइटोप्लाज्म है वो श्रिंक हो जाएगा एक जगह, है ना, क्योंकि यहाँ पर एक्सोस्मोसिस हो जाएगी। तो इस कंडीशन में सेल्स क्या हो जाएगी, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी, प्लाज्मोलाइज्ड, और इसी कंडीशन को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के केस में था। हाइपोटोनिक के केस में क्या होता है, अगर प्लांट सेल है तो सेल टर्जिड हो जाएगी, है ना, फूल जाएगी। लेकिन अगर वो मान लो एनिमल सेल है तो वस्ट होने के चांस रहते हैं, वस्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एंड ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो जाएगी। जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल्स के अंदर चले जाएंगे। और मैंने ऑस्मोसिस के केस में अभी पढ़ा था कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा कम सांद्रता वाले क्षेत्र, वो अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम, नहीं सॉरी, कम सांद्रता वाले क्षेत्र से विलायक के अणु निकल के अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर चले जाते हैं, जिसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। तो यहाँ पर जो जो भी हमने सेल्स रखी थी उसकी सांद्रता बहुत अधिक थी इसकी अपेक्षा, है ना। जो यहाँ पर सॉल्यूशन है ना, तो यहाँ से मॉलिक्यूल्स निकल के या जो विलायक के अणु हैं वो सेल्स के अंदर एंटर हो जाते हैं, जिससे सेल टर्जिड हो जाती है, वस्ट हो सकती है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कोशिका के बराबर इसकी कॉन्सेंट्रेशन रहती है, तो इसमें सेल्स में कोई चेंज नहीं होता है, इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। दो क्वेश्चन यहाँ पर और आते हैं, एक टाइट जंक्शन आता है और एक गैप जंक्शन आता है। जो टाइट जंक्शन होता है ये लीकेज को प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट लीकेज, है ना। तो इस प्रकार के जंक्शन को हम क्या कहते हैं, टाइट जंक्शन। यहाँ से कोई भी मॉलिक्यूल्स या ये नहीं जाते हैं, ठीक है, सील करने का काम करते हैं, लीकेज रोकने का। जबकि जो गैप जंक्शन होते हैं, आप ये देख रहे हैं कनेक्शन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं गैप जंक्शन के बीच में, ठीक है, ये गैप जंक्शन है। तो ये क्या करते हैं, ये गैप जंक्शन साइटोप्लाज्म को जोड़ते हैं। जैसे हमने प्लांट के केस में देखा था, प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं, है ना, प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं जिसके द्वारा साइटोसोलिक या जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है एक सेल से दूसरे सेल्स में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होता है। ऐसे ही एनिमल के केस में हम यहाँ पर गैप जंक्शन देखते हैं। तो ये चीजें दोनों याद रखेंगे। और देखो गैप जंक्शन के केस में कॉनेक्शन प्रेजेंट होता है, ये भी आप याद रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन कभी पूछे जाते हैं। सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट और यूनिपोर्ट ये क्या होते हैं। और सिम्पोर्ट के केस में यहाँ पर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, सिम्पोर्ट के केस में बोथ इन सेम डायरेक्शन। जब देखो आप यहाँ पर देखेंगे, जब मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, सेम डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, है ना, दोनों मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, दो से अधिक, है ना इसमें, तो दोनों दिशाओं में सिम्पोर्ट, है ना, सिम्पोर्ट के केस में बोथ इन सेम डायरेक्शन ये रहेंगे। जबकि एंटीपोर्ट क्या होते हैं, इसमें मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। दो मॉलिक्यूल्स है, मान लो सोडियम पोटेशियम है, तो ये क्या रहेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। अगर सोडियम बाहर जा रहा है तो पोटेशियम
अंदर आएगा, यूँ करके रहेंगे, ठीक है? या फिर नहीं हो सोडियम, पोटेशियम के केस में भी तो यहाँ पर अपन चीज़ें देख रहे हैं। यूनिपोर्ट में क्या रहता है एक पदार्थ एक ही दिशा में डायरेक्शन में या जाता है जिसको हम यूनिपोर्ट प्रकार के चैनल बोलते हैं यहाँ पर, है ना? तो ये चीज़ें आप समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है? यहाँ पर देखो सोडियम हाई कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ग्लूकोज यहाँ पर सोडियम का हाई कॉन्सन्ट्रेशन है और यहाँ पर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स भी वो एक ही दिशा में डायरेक्शन कर रहे हैं, है ना? तो ये चीज़ें देख लेंगे। डेस्मोसोम्स कोशिकाओं को क्या करते हैं आपस में ग्लू के जैसे चिपकाने का काम करते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा जस्ट मैंने आपको बताया कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट रखे हुए हैं, लास्ट में मैं क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट करवाऊँगा। लिपिड रैप्ट कोलेस्ट्रॉल और स्फिंगोलिपिड से मिलके बनते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लिपिड रैप्ट क्या होते हैं, इसमें क्या-क्या प्रेज़ेंट होता है, तो आप बताएँगे कोलेस्ट्रॉल और स्फिंगोलिपिड प्रेज़ेंट होते हैं। ऐसे ही कार्डियोलिपिन माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होते हैं, है ना? कार्डियोलिपिन कहाँ पर मिलते हैं? सीधा-सीधा पूछा जा सकता है, तो आप याद रखेंगे ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर प्रेज़ेंट होते हैं। माइलिन शीथ में 80% लिपिड होता है, तो कभी वहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, निम्न में से किसकी प्लाज़्मा मेम्ब्रेन में 80% हमें लिपिड मिल जाता है? तो ये बताएँगे कि ये माइलिन शीथ में हमें 80% लिपिड मिल जाते हैं। स्पेक्ट्रिन कहाँ पर प्रेज़ेंट होते हैं? ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अपने एमपीपीएससी में क्वेश्चन हमेशा वन लाइन ज़्यादातर आते हैं और डायरेक्ट ये स्पेक्ट्रिन हमेशा आरबीसीएस की मेम्ब्रेन में मिलते हैं। ऐसे ही रेस्टिंग पोटेंशियल जो होता है, वो कितना वोल्ट का होता है? तो ये -70 मिली का रहता है, तो आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे। एबीसी ट्रांसपोर्ट क्या करते हैं? एटीपी का यूज़ करते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। अ, सिस्टिस फाइब्रोसिस ये किसके कारण होता है? तो ये सीएफटीआर है ना, सीएफटीआर चैनल की डिफेक्टिव के कारण होते हैं, है ना? चैनल के डिफेक्टिव के कारण या गड़बड़ी के कारण देखा जाता है सिस्टिक फाइब्रोसिस। प्लांट सेल में कोलेस्टेरॉल तो होता नहीं है, मैंने आपको बताया था, उसकी जगह फाइटोस्टेरॉल मौजूद होता है, ये चीज़ें भी मैं बता चुका हूँ। जंतु कोशिका में कोलेस्टेरॉल 25% तक मिल जाता है ना? 25% तक मिल जाता है। CO2 सबसे तेज़ डिफ्यूज़ करता है, मतलब सबसे तेज़, है ना? ग्लूकोज़ क्या होता है ठीक है ये ग्लूकोज़ वाया फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न या एक्टिव दोनों तरीके से हो सकता है। सुगम या सक्रिय प्रकार से हो सकता है। यहाँ पर O2 और N2 और अल्कोहल आसानी से क्या हो सकते हैं, ईज़िली से क्रॉस हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे ही रखे हैं, तो इसमें तो आप ऐसे ही पढ़ लेंगे। फ्रीज़ फ्रैक्चर टेक्निक्स जो होती है, उसमें क्या रहता है, एफ फेज़ और ई फेज़ दिखाई देते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे, ये देखो, ये ई फेज़ भी है और ये पी फेज़ भी है ना? तो ये फ्रीज़ फ्रैक्चर टेक्निक्स है, जिसमें देखा है। एंडोसाइटोसिस में एटीपी रिक्वायर रहता है ना? एटीपी रिक्वायर रहता है। डब्ल्यूबीसीएस सबसे ज़्यादा फेगोसाइटोसिस करती हैं। ये भी आप याद रखेंगे कि डब्ल्यूबीसीएस का काम सबसे ज़्यादा क्या है? फेगोसाइटोसिस करवाना होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर इंसुलिन रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेज़ेंट होते हैं। तो ये भी हमसे कभी-कभी पूछ लेते हैं कि जो इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं वो कहाँ पर मौजूद होते हैं? तो हम बता देंगे कि ये प्लाज़्मा मेम्ब्रेन पर रहते हैं। एंटीजन प्रेज़ेंटेशन एमएचसी से इसका क्या है? एंटीजन प्रेज़ेंटेशन विया एमएचसी ऑन मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के द्वारा ये एंटीजन प्रेज़ेंटेशन बताते हैं, ऐसा अपन मान सकते हैं। सिग्नल ट्रांसडक्शन में मेम्ब्रेन क्या होती है? इम्पोर्टेंट रहती है, ये भी अपन देखेंगे, क्रूशियल होती है। नेक्स्ट है अपने पास कैवियोला लिपिड राफ्ट का हिस्सा होता है। ये कैवियोला या कैवियोली क्या होती है ना? तो ये लिपिड राफ्ट जस्ट मैंने आपको अभी बताया था। कैवियोली को लिपिड राफ्ट का एक विशेष सब ग्रुप माना जाता है, जो कैवियोलिन नामक प्रोटीन की उपस्थिति से पहचाना जाता है। हालाँकि दोनों ही कोलेस्टेरॉल और स्फिंगोलिपिड से रिच रहते हैं, है ना? माइक्रो डोमेन है ये।
मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था, कोलेस्ट्रॉल रिच रीजन को ही हम क्या बोलते हैं, रेप्ट रीजन कहते हैं, और इसको कैवियोली भी बोला जा रहा है, या लिपिड रेप्ट या कैवियोली। तो ये भी चीजें हैं। कैवियोली विशिष्ट रूप से अंतर्वलन या इनफोल्डन से बनते हैं, ये इनफोल्डेड होके बना रहे हैं, और फ्लास्क के आकार की संरचनाएं हैं जो कैवोलिन के मेम्ब्रेन में एकीकृत होने के बाद रेप्ट क्षेत्र से बनते हैं। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर ये लिपिड, और ये अपन देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर बन रही है इसको हम कैवियोली बोल, कैवियोल जो भी आप पढ़ना चाहें। क्लेथरिन कोटेड पिट एंडोसाइटोसिस में अपन को मिल जाती है, ठीक है, क्लेथरिन डिपेंडेंट एंडोसाइटोसिस। और यहाँ पर ये भी याद रख सकते हैं, यहाँ पर AP2 कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें क्या क्या मौजूद होते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। अल्फा एडेप्टिन, बीटा 2 एडेप्टिन, है ना, और म्यू2 या माइक्रो 2 चेन होता है, और सिग्मा 2 चेन होता है, ये भी सकते हैं। GPCR सबसे बड़ा, जिसको जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर बोलते हैं, ये सबसे बड़ी प्रोटीन फैमिली बोली जाती है, लार्जेस्ट प्रोटीन फैमिली कही जाती है। हम इसमें देखेंगे 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रहते हैं, 7 रहते हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, ये मेम्ब्रेन रहते हैं। तो कभी डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि GPCR में कितने ट्रांस मेम्ब्रेन वो रहते हैं, ट्रांस क्रॉस रहते हैं, ये कैसे भी पूछ सकते हैं, है ना। इसमें अपन देखेंगे जो एन रीजन है वो कहाँ रहता है, बाहर रहता है, जबकि जो वाला रीजन रहता है, और NC कार्बोक्सिलिक वाला बोलते हैं अम्योनिक, तो ये हमेशा साइटोसोल में प्रेजेंट होता है। ये भी चीजें आप याद रखें। स्नेयर क्या होते हैं, स्नेयर यहाँ पर देख रहे होंगे, ये टी स्नेयर है, वी स्नेयर है, ये क्या होते हैं। तो स्नेयर प्रोटीन वेसिकल्स और टारगेट मेम्ब्रेन को जोड़कर फ्यूजन कराते हैं, है ना? आप याद रखेंगे, ये पूरी लाइन याद रखेंगे। जबकि जो रैप प्रोटीन होती है वो सही टारगेट को पहचानने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर ये रैप प्रोटीन है, ये हेल्प कर रही है रिकॉग्निशन में, है ना। किसके रिकॉग्निशन में, टी स्नेयर में। तो हम दोनों चीजें याद रखेंगे, स्नेयर प्रोटीन क्या होती है, स्टेट मेम्ब्रेन को फ्यूजन कराते हैं। तो स्नेयर प्रोटीन क्या करते हैं, दोनों हैं, वेसिकल्स को और टारगेट मेम्ब्रेन को, है ना। तो ये टारगेट ऑर्गेनेल या मेम्ब्रेन है, और ये वेसिकल्स है। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, स्नेयर प्रोटीन कर रही है, ठीक है। जबकि इसको रिकॉग्नाइज कौन करवा रहा है, रिकॉग्नाइज करवा रहा है रेप, है ना, रेप प्रोटीन। ये सिद्धांत स्नेयर हाइपोथेसिस कहलाता है। ये इस सिद्धांत को हम स्नेयर हाइपोथेसिस कहते हैं, जिसे जेम्स रोथमैन 1990 में दिया था, है ना। तो आप ये पूरा याद रखेंगे। डायनिन पिंच ऑफ करता है ना, डायनामिन, है ना, या डायनामिन बोल ऑफ करता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऐसे ही आप याद रखेंगे। वेसिकल्स को फ्यूजन में करता है, रब टारगेटिंग, ठीक है, ये वही है। यहाँ पर हम देखेंगे कॉप कोट प्रोटीन क्या होती है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पहुंचाती है, या जो भी इसका फंक्शन रहता है। कॉप कोट प्रोटीन क्या करती है, गोल्जी से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम याद रखेंगे। जबकि जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल होता है वो पोटेशियम आयन से लीक होता है। तो ये भी आप याद रखेंगे, डायरेक्ट एक एक लाइन के क्वेश्चन है। वोल्टेज गेटेड चैनल न्यूरॉन्स में होते हैं, अभी क्वेश्चन आया था, है ना, इसी से एक रिलेटेड एमपी सेट में क्वेश्चन आया था, न्यूरॉन से रिलेटेड। लिगेंड गेटेड चैनल सिनेप्स में होते हैं। तो दोनों क्वेश्चन आप याद रखेंगे। न्यूरॉन्स में क्या होते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल, लिगेंड्स में क्या होते हैं, लिगेंड गेटेड चैनल सिनेप्स में होते हैं। तो दोनों चीजें, सिनेप्स जुड़ता है ना, ये चीजें। ऐसे ही माइलिन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ये सब। जो माइलिन होते हैं वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होते हैं। नोड ऑफ रेनवियर में जंप करते हैं, ये भी आप याद रखेंगे, और आप और याद रख सकते हैं।
स्वान सेल्स पीएनएस में माइलिन होता है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है, कुछ चीजें। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन 75% प्रोटीन, इस पे 75% प्रोटीन हमें इनर मेम्ब्रेन पर मिल जाती है, ये चीज याद रखेंगे। टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन की वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है, इसको हम टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं वैक्यूल की मेम्ब्रेन को। यहाँ पर गोल्जी में 2 फेज हमें मिलते हैं, एक तो सिस फेज मिलता है और दूसरा ट्रांस फेज, ये वाला फेज। तो ये गोल्जी बॉडी है जिसमें हमें दोनों चीजें मिल जाती हैं, कभी-कभी ये चीजें। अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोलेज एंजाइम हमें कहाँ मिलते हैं, तो ये अपन को लाइसोसोम में मिल जाते हैं। आपसे पूछा जाए कभी कि ऑक्सीडेज एंजाइम कहाँ मिलते हैं, तो ये पेरोक्सिसोम में मिल जाते हैं। ग्लाइऑक्सिसोम में प्लांट्स में मिलते हैं ग्लाइऑक्सिसोम, ठीक है। और फास्फोटिडिल कोलिन हमें सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। मेम्ब्रेन में सबसे ज्यादा कौन मिलते हैं, फास्फोटिडिल कोलिन, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। स्फिंगोमाइलिन नर्वस टिश्यू में मिल जाते हैं, है ना, जो नर्वस टिश्यू रहते हैं, नर्व टिश्यू, जिनमें हमें सबसे मिलते हैं, स्फिंगोमाइलिन मिल जाते हैं। तो कभी ऐसा भी पूछ सकते हैं कि स्फिंगोमाइलिन कहाँ पर होते हैं, तो आप ये बताएंगे नर्व्स में रहते हैं। हार्ट में क्या मिलते हैं, प्लाज्मा लोजन, है ना, प्लाज्मा, चीजें आप याद रखेंगे। प्लाज्मा लोजन हमें कहाँ पर मिलते हैं, हार्ट में मिलते हैं। नर्वस टिश्यू में एक और चीज मिल जाती है, जैसे स्पिंगोमाइलिन था, ऐसे ही गैंग्लियोसाइड भी मिल जाते हैं। अगर बाहर की तरफ कोई एंकर प्रोटीन मिल रही है, तो ये एंकर प्रोटीन कौन है, जीपीआई एंकर है ना। जीपीआई क्या है, एंकर बाहर की तरफ हमें मिलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही आ जाते हैं कि जीपीआई निम्न में से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कहाँ पर मिलता है, तो अपन बता देंगे जीपीआई एंकर आउटर लिप प्लेट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर लिप प्लेट पे मिल जाता है। जबकि प्रेनिल एंकर जो होता है ना, प्रेनिल एंकर हम देखेंगे कहाँ पर है, ये रहा प्रेनिल एंकर, यहाँ पर। प्रेनिल एंकर हमें कहाँ पर मिलता है, इनर लीफ प्लेट पर मिल जाता है ना, प्रेनिल एंकर ऑन इनर लीफ प्लेट, तो ये भी याद रखेंगे। मेम्ब्रेन में आयन चैनल, पंप, ट्रांसपोर्टर, ये सारी चीजें प्रेजेंट रहती है। यहाँ पर एक शर्का लिखा है, जो सार्को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम एटीपेज, है ना। ये क्या होता है, पंप एक प्रोटीन है ना, सार्का पंप है, एक प्रोटीन है जो कैल्शियम आयनों को साइटोप्लाज्म से सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम, या जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, इसमें स्थानांतरित करती है। तो ये आप याद रखेंगे, ये किसके लिए चैनल हैं, कैल्शियम के लिए चैनल हैं, है ना, कैल्शियम आयनों के लिए ये चैनल हैं। तो आप याद रखेंगे, ये देखो ये, और इसका जो चैनल का नाम है, इसका नाम क्या है, शर्का, यहाँ पर इस है सार्को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम एटीपेज, पंप एक प्रोटीन है, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। तो प्रोटीन पंप, ये प्रोटॉन, सॉरी प्रोटीन नहीं, प्रोटॉन पंप क्या होते हैं, वी या वोल्टेज गेटेड ऐसा कुछ है, इसका नाम वी एटीपेज बोलते हैं। ऐसे ही सोडियम ग्लूकोज सिम SGLT1, है ना, आप याद रखेंगे। GLUT4 क्या करते हैं, इंसुलिन से रिक्वायर्ड, है ना, ये याद रखेंगे। ऐसे बैक्टीरिया में होते हैं हाप्नोइड लिपिड, है ना, ये भी मैंने उस दिन बताया था आपको। अगर हम आर्की बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो हमें आर्की बैक्टीरिया में ईथर लिंक मिलते हैं, है ना, ईथर लिंक मिल जाते हैं। और थर्मोप्लाज्मा में हमें टेट्रा ईथर लिपिड मिलते हैं। तो ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे, थर्मोप्लाज्मा में कौन मौजूद होते हैं, ईथर लिपिड में कौन होते हैं, बैक्टीरिया लिपिड में क्या होते हैं, बैक्टीरिया में जो लिपिड होते हैं उसमें क्या होते हैं, हाइपोनॉइड होते हैं। ऐसे ही हमने इंसुलिन से देखा GLUT4, है ना, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 4 जिसको बोलेंगे, है ना, ये सारी चीजें आप याद रखेंगे।
अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं आपको 50 क्वेश्चन के अराउंड हैं, तो जो मैं आपको कंप्लीट करवाऊँगा, है ना? मैं कोशिश करूँगा कि जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 1 मिनट। हाँ, इसको कर लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? तो ये क्वेश्चन है अपना। और जैसे आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पता होगा, ये सिंगर और निकोलसन ने दिया था। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल रॉबर्टसन ने दिया था। तो ये बाकी की चीज़ें हैं, आगे आएँगी तो मैं बताता जाऊँगा। सिंगर निकोलसन ने 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था, जिसमें मेम्ब्रेन को फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में प्रोटीन के मोज़ेक जैसा बताया था। ठीक है? ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? तो हमने देखा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अकेले प्रोटीन से नहीं होती, अकेले लिपिड से नहीं होती, और अगर हम बोलें कि प्रोटीन लिपिड से, तो हमने कहीं ये क्वेश्चन कुछ हद तक सही है, लेकिन इससे भी ज़्यादा सटीक आंसर ये है कि प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। अगर यहाँ पर कुछ एंजाइम भी जुड़े होते, तो वो भी चीज़ें हो जाती। तो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन होती है 50 टू 60 या कहीं 25 टू ऐसे करके भी लिखा रहता है, तो वो रेशियो तो वेरी करता है, और 40% हमें लिपिड मिलते हैं, इसी के साथ 1 टू 10% तक कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम नहीं है? तो आप देख रहे होंगे, ट्रांसपोर्ट करवाना भी है, सेल एडिशन में भी है, रिकॉग्निशन भी करवाता है, पर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं करवाता, तो अपना राइट आंसर ये हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में होता है, ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कोई फंक्शन है, ठीक है? नेक्स्ट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो मोटाई होती है, वो कितनी होती है? ये नैनोमीटर में पूछी है। एंगस्ट्रॉम में पूछते तो मैंने आपको बताया था 75 एंगस्ट्रॉम होती है, तो आप यही आंसर लगाएँगे, है ना? क्योंकि इनमें से ये तो कोई है नहीं। 7.5 नैनोमीटर को हम 75 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, ठीक है? तो अभी देख लेते हैं इसको। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से मापी गई मोटाई 7.5 टू 10 नैनोमीटर तक होती है। 2 दी है, तो आप कोई ऐसा वो नहीं है, ठीक है? इनकी मोटाई भी आप याद रख सकते हैं। ट्रांसवर्स डिफ्यूजन, या जिसको फ्लिप फ्लॉप, किसमें होता है? तो आपको पता है किसमें ये फ्लिप फ्लॉप मिल जाता है? तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। फ्लिप फ्लॉप क्या प्रोटीन में होता है, क्या कोलेस्ट्रॉल में होता है, या फिर फॉस्फोलिपिड में होता है? तो हमने देखा था कि जो फॉस्फोलिपिड होते हैं, है ना? फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो फ्लिप फ्लॉप करते हैं, है ना? फ्लिप होना मतलब बाहर, आउटर लीफलेट से इनर लीफलेट पे आते हैं, तो हम इनको फ्लिप बोलते हैं, और अगर इनर लीफलेट से आउटर लीफलेट पे जाते हैं, तब हम इस कंडीशन को फ्लॉप बोलते हैं। और ये किस एंजाइम के द्वारा होते हैं? फ्लिपेज एंजाइम के द्वारा फ्लिप होता है, और फ्लॉपेज एंजाइम के द्वारा अ, फ्लॉपेज होता है। तो ये फ्लॉप होता है, जिसको मैंने आपको बता दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाना चाहिए। फॉस्फोलिपिड एक लेयर से दूसरी लेयर में धीरे-धीरे जाते हैं, इसे फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कहते हैं, तो ये भी चीज़ें आप याद रखेंगे। क्वेश्चन है, किस परिवहन में ऊर्जा लगती है? तो मैंने आपको बताया था कि फल फैसिलिटेट इन और ऑस्मोसिस, इनमें कोई एनर्जी नहीं लगती है, जबकि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें एनर्जी खर्च होती है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट के विपरीत रहता है, इसलिए इसमें एटीपी की नीड रहती है। सोडियम पोटेशियम जो पंप है, ये किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। जो सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं, ये एक्चुअल में जो उदाहरण हैं अ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के उदाहरण हैं, क्योंकि इसमें एनर्जी लगती है। और मैंने आपको बताया भी था, जस्ट मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 3 सोडियम के मॉलिक्यूल्स बाहर होते हैं, और 2 पोटेशियम के मॉलिक्यूल्स अंदर आते हैं, और इसमें एटीपी के रूप में एनर्जी खर्च होती है। एक्वापोरिन के केस में मैं बता चुका हूँ, एक्वापोरिन क्या होते हैं? तो एक्वापोरिन क्या लिपिड चैनल हैं? बिल्कुल लिपिड चैनल तो है ही नहीं, ठीक है? अ, प्रोटीन चैनल फॉर वाटर, बिल्कुल मैंने कहा था जल के चैनल हैं। कार्बोहाइड्रेट नो, नन नहीं, तो अपना राइट आंसर ये हो जाएगा।
जल के तेज परिवहन के लिए यानी तेज ट्रांसपोर्ट के लिए विशेष प्रोटीन चैनल होते हैं जिनको हम एक्वापोरिन बोलते हैं। फेगोसाइटोसिस क्या होता है मैंने आपको बताया था, फेगो खाते हैं, ईटिंग है ना, सेल ईटिंग को हम फेगोसाइटोसिस बोलते हैं, यानी सॉलिड पार्टिकल्स को सेल जब अपने अंदर लेती है इसको हम बोलते हैं डब्ल्यूबीसीएस। बैक्टीरियल सेल्स को जैसे ईट करती है तो हम इसको फेगोसाइटोसिस बोल देते हैं। पिनोसाइटोसिस को हम सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं, है ना, सेल ड्रिंकिंग के नाम से जानते हैं, तो आप ये भी याद रखेंगे। यानी लिक्विड लाइक मॉलिक्यूल्स अगर सब्सटेंस जा रहे हैं, अगर वो ड्रिंक कर रही है तो हम उसको पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं फ्लूइडिटी को या डिक्रीज करते हैं या मेक रिजिड करते हैं, ये सारी चीजें हैं। तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ यहाँ पर, ये फ्लूइडिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, यानी तरलता बनाए रख करते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाता है। ये क्या करते हैं, कम तापमान पर तरलता बनाए रखते हैं और ज्यादा पर ये सॉलिडिफाई कर देते हैं, है ना। नेक्स्ट, ग्लाइकोकैलिक्स किससे बना होता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो ग्लाइकोकैलिक्स के केस में मैंने आपको बताया था, ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है ये दोनों चीज़ों से, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड दोनों चीज़ें रहती हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, रिकॉग्निशन और पहचान करते हैं, यानी कोशिका की पहचान और सुरक्षा के लिए ये बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाता है। इंटीग्रल प्रोटीन का काम क्या होता है, इंटीग्रल प्रोटीन का काम हो जाता है, ये इंटीग्रल मतलब सीधी-सीधी बात है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये आर-पार रहते हैं, है ना। लूज़ली अटैच रहते हैं, बिल्कुल नहीं। टाइटली एम्बेडेड रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। सरफेस पर नहीं, ये भी नहीं है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, सेल्स के अंदर तक जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पेरिफेरल प्रोटीन, ये क्या रहते हैं, लूज़ली अटैच रहते हैं, तो ये राइट आंसर इसका हो जाता है। ये क्या हो जाते हैं, आसानी से इनको अलग किया जा सकता है क्योंकि ये लूज़ली अटैच्ड रहते हैं। नेक्स्ट है कौन सा क्वाशी फ्लूइड है, आपको पता है सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, क्वाशी फ्लूइड नेचर की रहती है ना, क्वाशी फ्लूइड नेचर की रहती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और फास्फोलिपिड की वजह से ये क्वासी फ्लूइड होती है, तो ये भी चीजें आप याद रखेंगे। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक जिसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है ना, यहाँ पर सॉल्यूट बहुत ज्यादा मिक्स है, तो किसी सॉल्यूशन में तो उसकी सांद्रता सेल की सांद्रता से अगर ज्यादा है तो हम उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इसमें सेल क्या हो जाएगी, प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगी, है ना, प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर ही हो जाएगा, कोशिका से वाटर क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा और साइटोसोल में साइटोप्लाज्म जो होगा इसका श्रिंक हो जाएगा, जिसको हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी जिसका कंसंट्रेशन कोशिका के कंसंट्रेशन से क्या हो, कम हो, कोशिका का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ऐसी सेल्स को जब हम ऐसे सॉल्यूशन में रखते हैं जिसका कंसंट्रेशन है, तो सेल्स क्या हो जाएगी, यहाँ पर एंडोसाइटोसिस हो जाएगी, है ना, जिसके कारण सेल्स क्या हो जाएगी, टर्जिड हो जाएगी। अगर प्लांट सेल है तो टर्जिड हो जाएगी, एनिमल सेल के केस में ये बस्ट भी हो सकती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हीमोलाइसिस, क्या क्या दिए हैं ऑप्शन, तो बहुत सारे दिए हैं यहाँ पर। तो इस आंसर हो जाना चाहिए हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस किसको बोले, लाइसिस मतलब होता है फट, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। आरबीसीएस में पानी अंदर जाएगा और फट जाएगी, प्लांट के केस में मैंने आपको बताया था कि वो टर्जिड हो जाएगी। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या रहता है, सेम कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, हायर लोअर जीरो ऐसा कुछ नहीं रहता है ना, तो ये भी चीजें आप याद रखेंगे। आइसोटोनिक सॉल्यूशन ये वही आंसर है, सॉरी। सिम्पोर्ट क्या होते हैं, सिम्पोर्ट ऐसे होते हैं जो सेम डायरेक्शन में, सिम्पोर्ट मतलब सेम डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स को दोनों पदार्थ को एक ही दिशा में पहुंचाते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेम डायरेक्शन में पहुंचाते हैं, है ना। इसको हम अ, हाँ, सही है, एक ही दिशा में पहुंचाते इसको बोल देते हैं सिम्पोर्ट का, है ना। एंटीपोड में क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, काम करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं मॉलिक्यूल्स को, जैसे इसमें क्या रहेगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मान लो,
एक मॉलिक ऐसे जा रहे हैं, तो ये मान लो अपन ने देखा कैल्शियम, कैल्शियम नहीं सोडियम अगर बाहर जा रहा है तो कैल्शियम अंदर आ रहा है, तो ये एंटीपोर्ट जैसा काम कर रहे हैं, तो आप याद रखेंगे। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। लिपिड एंकर प्रोटीन किससे जुड़े होते हैं? ये मैंने आपको बता दिया था कि लिपिड एंकर जो प्रोटीन होते हैं, वो किससे जुड़े होते हैं? ये कोवैलेंट बॉन्ड टू लिपिड, है ना? ये कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, वो भी लिपिड से जुड़े होते हैं। लिपिड एंकर प्रोटीन क्या है? जीपीआई एंकर होते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है? ये जीपीआई एंकर होते हैं। फ्रेप टेक्निक्स ये यूज्ड, फ्रेप टेक्निक्स किसके लिए यूज होती है? तो ये मैंने आपको बताया था मॉलिक्यूल्स का, ये जो फ्रेप टेक्निक्स होती है, ये क्या करते हैं? इसका पूरा नाम भी मैंने आपको बताया था, फ्लोरेसेंट रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग, और ये दोनों के लिए हो जाएगी। मोबिलिटी बताती है ना, मोबिलिटी बताती प्रोटीन लिपिड के लिए, ठीक है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है सबसे अधिक कोलेस्ट्रॉल किसमें मिलता है? ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि सबसे अधिक कोलेस्ट्रॉल हमें किसमें मिल जाता है? तो ये मिल जाता है हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिल जाता है, ठीक है? मेम्ब्रेन में मिल जाता है, 25% तक अपन को मिलता है, ठीक है? नेक्स्ट है पादप कोशिका में, अगर हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, तो पादप कोशिका में क्या रहते हैं? फाइटोस्टेरॉल होते हैं। क्या रहते हैं? फाइटोस्टेरॉल होते हैं, नो कोलेस्ट्रॉल, तो ठीक है, ये चीज़ें हो जाएँगी। लेस कोलेस्ट्रॉल ये है, सेम नहीं, तो अपने पास यही ऑप्शन बचा है ना, ये हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि प्लांट्स में क्या रहते हैं? फाइटोस्टेरॉल होते हैं। नेक्स्ट है अपने पास टाइट जंक्शन रोकते हैं, टाइट जंक्शन लीकेज को रोकते हैं। है ना? टाइट जंक्शन क्या करते हैं? लीकेज को रोकते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये सेल्स के रिसाव को रोकते हैं। जबकि गैप जंक्शन क्या करते हैं? गैप जंक्शन डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन है क्या? मैंने आपको बताया था ये बिल्कुल डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, जैसे प्लांट के केस में प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं, बिल्कुल जैसे, है ना? तो आप याद रखेंगे। साइटोप्लाज्मिक पुल भी कहते हैं इनको, या ब्रिज भी बोलते हैं। डेस्मोसोम्स क्या होते हैं? डेस्मोसोम होते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था, डेस्मोसोम जनरली होते हैं, वो एडहरिंग जंक्शन होते हैं, है ना? एडहरिंग जंक्शन होते हैं, आप याद रखेंगे। क्या होते हैं? कोशिकाओं को मजबूती से जोड़ने का काम करते हैं, एडहरिंग जंक्शन, ठीक है? फास्फोलिपिड के लिए केस में क्या सही है? तो आपको बता दिया था मैंने वैसे फास्फोलिपिड के केस में कि ये अ, हाइड्रोफिलिक हेड होता है, बिल्कुल सही है। हाइड्रोफोबिक टेल होती है, ये भी सही है। इसी नेचर को हम एम्फीपैथिक नेचर भी कहते हैं, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट है सिंगर निकोलसन मॉडल मतलब सिंगर और निकोलसन ने कौन-सा मॉडल दिया था? देखो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था आपको याद हो तो, है ना? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था सिंगर और निकोलसन ने, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था रॉबर्टसन ने, है ना? तो अपना राइट आंसर यही हो जाएगा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है? अ, वर्तमान तो नहीं कह सकते पर हाँ, ठीक है एक्ज़ोसाइटोसिस में क्या होता है? एक्ज़ोसाइटोसिस में क्या होता है? एक्ज़ोसाइटोसिस में जनरली क्या होते हैं? आउटवर्ड सिक्रेशन होता है ना? आउटवर्ड सिक्रेशन होता है, यानी वेसिकल फ्यूजन से क्या होते हैं? बाहर जाते हैं। तो इसको हम बोल देते हैं एक्ज़ोसाइटोसिस, ठीक है? एंडोसाइटोसिस में क्या होता है? एंडोसाइटोसिस में जनरली अ, एटीपी रिक्वायर रहती है ना? एंडोसाइटोसिस में क्या रहती है? एक्टिन, मायोसिन की यहाँ पर ज़रूरत रहती है, मायोसिन की ज़रूरत होती है। ये एक्टिन, मायोसिन की नीड रहती है, और जिसके लिए एटीपी रिक्वायर रहती है, ठीक है? एंडोसाइटोसिस के केस में। कौन-सी गैस सबसे तेज़ी से विसरित होती है बाहर की तरफ? ये भी मैं आपको बता चुका था कि सबसे तेज़ी से बाहर सबसे पहले CO2 रिलीज़ हो जाती है, ठीक है? तो ये अधिक विलेय रहती है। नेक्स्ट है कैरियर प्रोटीन क्या बताते हैं? तो कैरियर प्रोटीन जो होते हैं, ये एंजाइम जैसा व्यवहार रखते हैं, है ना? एंजाइम जैसा यहाँ पर कैरियर प्रोटीन के केस में हम बता सकते हैं ए और सी, ये भी होता है, स्पेसिसिटी बताते हैं, सैचुरेशन भी बताते हैं, नो स्पेसिसिटी नहीं, तो ये अपना आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है
आंत में ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट यानी ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन इंटेस्टाइन, तो ये किस तरीके का होता है? तो ये जो रहता है, ये एक्टिव का, और जिसको हम बोलते हैं एस, ठीक है? सोडियम के साथ एक्टिव रहते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। आंत में जो परिवहन होता है वो SgLt1 सोडियम के साथ एक्टिव रहते हैं, ठीक है? ये याद रखेंगे, तो इसका राइट आंसर एक्टिव हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट है, एक सीक्वेंस दिया है, सबसे पहले क्या होगा क्या? तो इन्होंने बताया सही सीक्वेंस हमें बताइए, करेक्ट सीक्वेंस। तो यहाँ सबसे पहले डिफ्यूजन होगा, फिर फैसिलिटेट डिफ्यूजन होगा, फिर एक्टिव आएगा, है ना? बाकी एक्टिव पहले नहीं, सेम नहीं, ठीक है ना? ठीक है, लास्ट तो अपना ऊर्जा और स्पीड के आधार पर इसको वो अरेंज किया गया है। प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं तो प्लांट सेल में होते हैं, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, अभी बताया था। प्लांट सेल में कम्युनिकेशन करते हैं, या साइटोप्लाज्मिक जो मटेरियल है। मेम्ब्रेन एसिमेट्रिक है क्यों? एसिमेट्रिक होती है क्यों? ऐसा पूछा जा रहा है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि मेम्ब्रेन में क्या-क्या चीज़ें रहती हैं। मेम्ब्रेन में प्रोटीन डिफरेंस ऑन बोथ साइड, है ना? डिफरेंट रहती है प्रोटीन, इसीलिए एसिमेट्रिक टाइप होती है। ज़रूरी नहीं है कि जितनी ऊपर है उतनी अंदर के साइड भी रहेगी, है ना? तो ये ग्लाइकोप्रोटीन बाहर होती है, अंदर अन्य प्रकार की रहती है, ये भी चीज़ें। तो इसका राइट आंसर अपने पास प्रोटीन्स डिफरेंट ऑन बोथ साइड, ठीक है? सबसे अधिक प्रोटीन किसमें मिल जाती है? तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, सबसे अधिक प्रोटीन हमें किसमें मिलती है? तो ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे मिलती है, मैं आपको ये भी बता चुका था, है ना? सबसे अधिक प्रोटीन किसमें होती है, ये अपन पढ़ चुके हैं। माइलिन शीथ में क्या ज़्यादा होता है? तो ये माइलिन शीथ में जनरली 80% अपन को क्या मिलते हैं? लिपिड मिलते हैं, यानी हाई लिपिड मिल जाते हैं, है ना? 80% तक अपन को क्या मिलते हैं? हाई लिपिड माइलिन शीथ में मिल जाते हैं, तो ये भी आप आंसर याद रखेंगे। नेक्स्ट है कौन आसानी से पार नहीं करता है? तो आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर कौन से ईज़िली से, है ना? तो ईज़िली से जो मॉलिक्यूल्स है ये भी ईज़िली से चले जाएँगे, हाइड्रोफिलिक कैरियर होने चाहिए, ठीक है? ये ग्लूकोज़ ईज़िली से नहीं होंगे, है ना? अल्कोहल भी, ग्लूकोज़, ऑक्सीजन ये ईज़िली से क्या हो जाएँगे? क्रॉस हो जाएँगे, पर ये ईज़िली से क्रॉस नहीं होते हैं। ये इनको हाइड्रोफिलिक कैरियर की ज़रूरत रहेगी, ऐसा बोल रहे हैं, बाकी के सब हाइड्रोफोबिक वाली कंडीशन रखते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस किसकी कमी से होता है? ये तो मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ, और ये क्वेश्चन आता रहता है, इस बार भी शायद ये उसमें था सेट में। क्लोरीन चैनल्स होते हैं, है ना? क्लोरीन आयन चैनल्स होते हैं। CFTR प्रोटीन जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है? लिपिड रैप्ट में क्या होता है, मैंने आपको बताया था, कोलेस्ट्रॉल प्लस स्फिंगोलिपिड मौजूद होता है, ठीक है? लिपिड रैप्ट में। ये क्या हुआ, ये सिग्नल प्लेटफ़ॉर्म भी, सिग्नलिंग प्लेटफ़ॉर्म जाते हैं। कार्डियोलिपिन हमें कहाँ मिलता है? तो कार्डियोलिपिन जो जनरली होता है, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे मिल जाता है, ठीक है? अ, नेक्स्ट है अपने पास कौन एम्पीपैथिक नहीं है? तो एम्पीपैथिक कौन नहीं है? फॉस्फोलिपिड एम्पीपैथिक होते हैं, बिल्कुल सही बात है ना? अ, 1 मिनट, है ना? प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल भी हो जाएँगे क्योंकि ये इन्हीं में पढ़े जाते हैं, ये नहीं पढ़ेंगे, ग्लाइकोलिपिड भी हो जाएँगे, तो ये अपना राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है? प्रोटीन एम्पीपैथिक नहीं होते, प्रोटीन अलग-अलग टाइप के हो जाते हैं, ठीक है? फ्रीज़ फ्रैक्चर टेक्निक्स क्या बताती है? ये दोनों फेज़ बताती, पी और ई फेज़ बताते हैं। मैंने आपको ये भी क्वेश्चन अभी बताया था। के पार्टिकल्स रहते हैं, फ्रीज़ टेक्निक्स ये बताते हैं, ठीक है? सबसे अधिक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स किसमें मिल जाते हैं? तो सबसे अधिक जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हमें मिलते हैं पोलर एनिमल्स में, है ना? पोलर एनिमल्स में फ्लूइडिटी के लिए, ठीक है? ये याद रखेंगे। सबसे अधिक ये आप याद रखेंगे स्पेक्ट्रिन कहाँ पर होता है? ये भी आप याद रख सकते हैं, ये साइटोस्केलेटन प्रोटीन है, जो हमें कहाँ मिलती है? ये हमें मिल जाती है कहाँ पर ये स्पेक्ट्रिन हमें मिलती है?
ये मिल जाएगी, आरबीसीएस मेम्ब्रेन में मिलती है स्पेक्ट्रिन। स्टार्टिंग में होता है, ठीक, साइटोस्केलेटन प्रोटीन भी इसको बोलते हैं। मेम्ब्रेन पोटेंशियल सही है, ये मैंने आपको बताया था, -70 मिलीवोल्ट यानी साइड है ना, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी विश्राम अवस्था में, रेस्टिंग स्टेज में। नेक्स्ट है एबीसी ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं, मैंने आपको बताया था ये भी। एबीसी ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं, जो एटीपी को बाइंड करके ले जाते हैं। नेक्स्ट है वर्तमान मॉडल तो नहीं कह सकते यहाँ पर, मतलब इसको, ये क्वेश्चन वर्तमान मॉडल तो मैंने और भी बताए हैं, वो चीजें तो नहीं है, तो कुछ मैंने ये क्वेश्चन लगवाए हैं। बाकी का आप अपने मतलब जो भी राय है या क्वेरी है आप हमें कमेंट में बताना। इसको मैं सुबह